नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। आज आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री के तौर पर लखनऊ में पूरी तरह से सेट हो गए हैं। शपथ लेने के 10वें दिन मुख्यमंत्री आवास में उनका गृह प्रवेश हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब सब कुछ सेट हो जाने के बाद योगी का अगला टारगेट क्या है, क्योंकि योगी राज के 10 दिन के बाद यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिले हैं, जिसमें छेड़खानी करने वाले रोड साइड रोमियो से लेकर मीट के अवैध कारोबार करने वालों पर डंडा चलाने, अफसरों से लेकर कर्मचारियों तक सबको राइट टाइम करने, पुलिस के सिस्टम को लापरवाही बरतने और काम न करने पर अलर्ट कर देने वाले एक्शन हुए हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मिशन यूपी के लिए 2 बातों की तरफ और संकेत दिए। इसमें यूपी में योग महोत्सव के दौरान अपने भाषण में सूर्य नमस्कार और नमाज की तुलना वाली बात और स्वामी रामदेव के द्वारा शराबबंदी की बात का जिक्र करना, जिसे सुनकर मुख्यमंत्री मुस्कुराए भी। अब सवाल यही है कि गृह प्रवेश हो जाने के बाद अब योगी क्या करने वाले हैं, क्योंकि सीएम के तौर पर लखनऊ में पहले भाषण में सीएम योगी ने फिर कहा कि वो सख्त फैसले लेने से हिचकेंगे नहीं। ये लोग साधु संतों को भीख नहीं देते, लेकिन मेरी पार्टी ने और हमारे प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश ही मुझे सौंप दिया है। योगी आदित्यनाथ पिछले 10 दिन में हर तरफ इसी नाम की चर्चा है। सीएम बनने से लेकर एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन तक 10 दिन में योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े राज्य की राजनीति के सबसे बड़े स्टार बन गए हैं। आज पहली बार योगी ने दिल की बात बताई कि कैसे अचानक उन्हें सीएम बनने का ऑफर मिला था। जब मुझे मेरी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी ने कहा कि आपको उत्तर प्रदेश जाना है, तो मैंने कहा मैं तो उत्तर प्रदेश से ही आ रहा हूं। कहा नहीं, उत्तर प्रदेश में आपको कल ही मुख्यमंत्री का शपथ लेना है। मैं आपको आश्चर्य करूंगा कि मेरे पास उस समय केवल 1 जोड़े कपड़े थे। तो मैं नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे कहूं। अगर मना करता हूं तो लोग कहेंगे देखिए पलायन का रास्ता अपना रहे हैं। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं भाई, हम साधु संतों का क्या है। अगर मैं केवल एक लंगोट में भी सड़कों पे निकलूंगा, लोग कहेंगे देखिए इनका बाना है, कोई बात नहीं। सीएम बनने के बाद पहली बार योगी लखनऊ में किसी पब्लिक फंक्शन में बोल रहे थे। कार्यक्रम योग का था, यूपी के पहले योग महोत्सव का था। तो अपनी बातों में ज्यादातर फोकस योग पर ही किया, लेकिन साथ ही साथ योगी पीएम मोदी की तारीफ करने और यूपी में मोदी स्टाइल के फैसले करने के बारे में बात करने से नहीं चूके। उत्तर प्रदेश की सरकार उसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य करने के लिए संकल्पित है जो हमें मंत्र के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। अभी तो खैर एक सप्ताह हुआ है। एक सप्ताह के अंदर हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे निर्णय लेने के प्रयास किए हैं, लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश के हित में, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हित में बड़े निर्णय लेने में भी हिचकेंगे नहीं। योग महोत्सव के कार्यक्रम में सीएम योगी ने योग के साथ सूर्य नमस्कार और नमाज की भी समानता की बात कही, जिस सूर्य नमस्कार को लेकर राजनीतिक और धार्मिक विवाद भी होता रहा। लेकिन योगी अपनी बात कहने से नहीं हिचकिचाए। सूर्य नमस्कार में हमारे जितने आसन आते हैं, जितनी मुद्राएं आती हैं, उसमें जो बंद आप लगते हैं, उसमें प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं, आप सबको अगर देख लें तो हमारे मुस्लिम बंधु जो नमाज पढ़ते हैं आप देखते होंगे उससे मिलते जुलते हैं। एक दूसरे के साथ कितना बेहतर समन्वय है, लेकिन कभी उसको जोड़ने का प्रयास नहीं किया है। लखनऊ में योग महोत्सव के जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आए, उस कार्यक्रम में उनके साथ योग गुरु स्वामी रामदेव भी मौजूद थे। मंच पर भगवाधारियों को देखकर स्वामी रामदेव शब्दों में भावुक होकर कलयुग से सतयुग में पहुंच गए। आज योगियों का मन सजा है। करोड़ों करोड़ों सात्विक आत्माएं इतने प्रसन्न हैं कि लगता है कि अब इस देश में कलयुग में सतयुग आने वाला है, फिर से यहाँ पर राम राज्य आने वाला है। और ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री पर आप सबको गौरव है, हम जैसे सब योगियों को गौरव है, वो हमारे योगियों के कुलभूषण हैं। स्वामी रामदेव ने तो योगी की तारीफ करने में अपनी डिक्शनरी के हर शब्द उतार दिए। वो योग महोत्सव से पहले ही सीएम योगी से मिल चुके थे। मंच पर साथ बैठे तो तारीफ पर तारीफ करते चले। इतनी सहजता, इतनी सरलता, इतना पराक्रम और साथ ही में उतनी ही विनम्रता। इनको जितना बड़ा दायित्व मिलता जा रहा है,
उतने ही भीतर से सहजता, उतने ही ज्यादा और विनयशीलता, और जो उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों की जो अपेक्षा है, मैं उसको इनके हृदय में देख रहा हूं और मैं विश्वास रखता हूं कि उत्तर प्रदेश की अपेक्षाओं पर 100% खरे उतरेंगे हमारे लोग। योगी की तारीफ के साथ ही स्वामी रामदेव यूपी में बहुत कुछ बंद होने के दौर में शराब बंदी की भी डिमांड करने लगे, जिस पर योगी मुस्कुरा रहे थे। अभी अगली बारी शराब की है। ये उत्तर प्रदेश सब प्रकार के रोगों से मुक्त हो, ये उत्तर प्रदेश सब प्रकार के नशा से मुक्त हो, तनाव से मुक्त हो, हिंसा से मुक्त हो, सब प्रकार की। योगी आदित्यनाथ को यूपी का सिस्टम संभाले 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन बतौर सीएम वो पहले लखनऊ में मंच से बोल रहे थे। 10वें दिन वो घड़ी भी आ गई जब योगी आदित्यनाथ का लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास में गृह प्रवेश हुआ। सीएम योगी ने खुद जाकर सीएम आवास यानी 5 कालिदास मार्ग में खुद घर का निरीक्षण किया, स्टाफ को समझाया कि कौन सा सामान कहां पर होगा, सीएम हाउस में उनके रहने और मिलने जुलने के लिए आने वाले लोगों के लिए व्यवस्थाएं क्या होंगी। योग महोत्सव के कार्यक्रम से लौटकर योगी सीएम आवास में आए, जहां वो पहले गृह प्रवेश और निरीक्षण करके गए थे। सीएम योगी ने नवरात्र के दौरान संध्या आरती भी सीएम आवास में किया, जिसके बाद व्रत के दौरान फलाहार का आयोजन हुआ, जिसमें राज्यपाल के साथ साथ दूसरे मंत्रियों और विशिष्ट लोगों को आमंत्रित किया गया। लेकिन इन धार्मिक कर्म कांडों के बाद सीएम योगी के शासन का असली शुभारंभ होना बाकी है, क्योंकि यूपी को नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग का अब भी इंतजार है। कुमार अभिषेक के साथ शिव पूजन झा, लखनऊ, आज तक। 10 दिन के अंदर योगी सरकार ने यूपी में जो एक्शन लिए हैं, उनमें अवैध बूचड़खानों और मीट का अवैध तरीके से कारोबार करने वालों पर कार्रवाई को लेकर अभी तक यूपी ही नहीं पूरे देश में बड़ा शोर मचा हुआ है। यूपी में मीट के गैर कानूनी कारोबार पर छापे और कार्रवाई अब भी चल रहे हैं और योगी सरकार गैर कानूनी तरीकों पर नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। योगी के इस यूपी मॉडल का कई राज्यों पर असर पड़ रहा है, खासतौर पर जहां बीजेपी की सरकार है। झारखंड में अवैध बूचड़खानों पर योगी का यूपी मॉडल लागू किया गया। राजस्थान में जयपुर और मध्य प्रदेश में इंदौर नगर निगमों ने भी अवैध बूचड़खानों और अवैध तरीके से चलने वाली दुकानों पर ताला लगाने का प्लान बनाया है। बिहार में शराबबंदी की तर्ज पर अवैध बूचड़खानों की बंदी की मांग बीजेपी ने उठा दी है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने आते ही सबसे पहले कुछ बड़े एक्शन में उन बूचड़खानों और मीट की दुकानों पर डंडा चलाया जो अवैध तरीके से जानवरों को काटते रहे हैं और अवैध तरीके से मीट का कारोबार करते रहे हैं। यूपी में इस योगी एक्शन के बाद झारखंड में भी अवैध बूचड़खानों और मीट की अवैध दुकानों पर कार्रवाई होने लगी। बिहार में भी इस एक्शन की मांग उठ गई है। बिहार बीजेपी ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और बिहार में करीब 150 अवैध बूचड़खानों के खिलाफ योगी के यूपी मॉडल को लागू करने की मांग की, नहीं तो इसको लेकर पूरे राज्य में प्रदर्शन करने की धमकी दी। सरकार यदि पशुओं के अवैध तस्करी को नहीं रोकती है और यदि गौ की हत्या बिहार में नहीं रोकती है और बिहार में बूचड़खाना बंद नहीं होता है, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सड़क से सदन तक नीतीश सरकार को बेनकाब करेंगे। झारखंड में तो बीजेपी की सरकार ही है। 2 दिन पहले ही झारखंड सरकार ने 72 घंटों के अंदर सभी अवैध बूचड़खानों और लाइसेंस का पालन न करने वाली दुकानों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए थे। रांची और धनबाद में ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए। कई जगहों पर जिनके पास लाइसेंस भी थे उनको भी बंद करवा दिया गया। बूचड़खाने और मीट की दुकानों के मालिक लाइसेंस लेकर नगर निगम के ऑफिस के बाहर लाइन में लगे हैं। अभी हम लोग इमीडिएट 5 अंचल में, धनबाद नगर निगम क्षेत्र के 5 अंचल में तत्काल हम लोग माइकिंग करा रहे हैं कि कोई भी अवैध रूप से बूचड़खाना न चलाए या मांस मछली का सेल परचेज न करें। जयपुर में भी नगर पालिका ने उन दुकानों को बंद करवाने का प्लान बना लिया है जिनके पास लाइसेंस नहीं है। जयपुर के मेयर ने बताया कि दुकान के अंदर ही जानवरों को काटने और मीट को खुले में लटकाने और रखने की शिकायतें आई हैं, इसलिए नियमों का पालन न करने वाले मीट कारोबारियों पर कार्रवाई होगी। मीट कारोबारी कह चुके हैं कि उनके लाइसेंस रिन्यू नहीं हो पा रहे हैं। जब भी आते हैं जब भी मना कर देते हैं। हमारे पास 2010 तक का लाइसेंस है, रिन्यू नहीं हुआ अभी तक। वो मेरा तो 2009 का है, 2009 का, उसको रिन्यू नहीं कर रहा उनको, बाकी कह रहा अभी बाद में करेंगे।
इस एक्शन के बीच ही नवरात्र शुरू हो गए हैं, तो लगे हाथ गुड़गांव में शिवसेना के छुटभैया नेता भी खुद को चमकाने लगे और हर मंगलवार और नवरात्र के दौरान मीट की दुकानें बंद करवाने पहुंच गए। मीट के दुकानदारों के साथ KFC और यो चाइना जैसे स्टोर को भी धमकी दी गई। प्रशासन ने कहा कि उनकी तरफ से कोई आदेश नहीं है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी के लिए मामला दर्ज हो गया। कोई भी किसी भी दुकान को इलीगल तरीके से बंद कराने का किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा। अभी तक जो आप चीज़ कह रहे हैं, कई जगह से हमने भी वेरीफाई करा है, बट हमारे पास अभी तक कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है। लेकिन बूचड़खानों पर कार्रवाई का सबसे बड़ा असर उत्तर प्रदेश में पड़ा है, जहां मीट की सप्लाई कम हो गई है तो मुर्गे के कारोबारी भी हड़ताल पर चले गए हैं। मीट के कई कारोबारियों ने अपना व्यवसाय बदल लिया है ताकि रोजी रोटी चलती रहे। हर जगह मीट कारोबारी विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपने फैसले से पीछे हटने के मूड में नहीं है। मीट का अवैध तरीके से कारोबार करने वालों और नियमों का पालन न करने वालों पर छापे मारे जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। कश्मीर में आतंकवादियों को बचाने के लिए सेना और पुलिस के जवानों पर पत्थरबाजी की तस्वीरें तो आपने बहुत बार देखी होंगी, लेकिन टीवी न्यूज चैनल के इतिहास में आज हम आपको पहली बार कश्मीर में पेशेवर पत्थरबाजों के खुफिया इंटरव्यू दिखाएंगे। धरती के स्वर्ग को नर्क बनाने पर तुले मोस्ट वांटेड पत्थरबाजों को आज तक की अंडरकवर टीम ने ढूंढ निकाला है, जो एक एक करके कश्मीर में पत्थरबाजी के फलते फूलते पेशे की पोल खोलेंगे। ये कश्मीर में एक्टिव पत्थरबाजी के बाजीगरों की जुबानी कश्मीर में पत्थरबाजी के पीछे का पूरा सच बताने वाला खुलासा है, जिसे देखकर आतंकवादियों के प्रति मन में श्रद्धा के भाव रखने वाले देशद्रोहियों का दिल डूबने लगेगा। कश्मीर के पेशेवर पत्थरबाजों की जमात पत्थरबाजी जिनका शौक नहीं पेशा है। कश्मीर के दिहाड़ी पत्थरबाजों का इकबालिया बयान। कश्मीर के पत्थरबाज गैंग की सच्ची गवाहियां। कितना पैसा देता हूँ? 5-6 हज़ार तक, 7 हज़ार तक, और कपड़े वपड़े बीच में, जूते वूते। नहीं, जैसे आप बारामूला के रहने वाले हैं, आपको बारामूला में पत्थर फेंकने हो, तो कितने पैसे मिलते हैं उसके? वो तो ऐसे जितना होता था वो तो देते थे। कितना है? 1000 रुपये, 2000, 3000, 5000 रुपये। टीवी न्यूज के इतिहास में पहली बार कश्मीर के मोस्ट वांटेड पत्थरबाज बता रहे हैं कि कैसे कश्मीर में सुरक्षा बलों के खिलाफ पेशेवर पत्थरबाज तैयार किए जा रहे हैं। जाकिर अहमद भट्ट, पेट्रोल बम बनाने में एक्सपर्ट, कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी का 10 साल का अनुभव। जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए भगोड़ा यानी वांटेड। इस भगोड़े पत्थरबाज को आज तक की अंडरकवर टीम ने बारामूला में ढूंढ निकाला तो पता चला कि आखिर कश्मीर के युवाओं को पत्थरबाजी की प्रेरणा कहां से मिलती है। किसका पत्थर फेंकता? फोर्सेस पर फेंकती, और लैंड के पुलिस पे फेंकती, आर्मी पे फेंकती, अंग्रेज पे फेंकती, जिससे यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती उनके भी फेंकती। कितने आर्मी वाले, कितने पुलिस वाले आपने अभी तक घायल कर दिए होंगे? अपने याद ही नहीं है, 50-60 हो गए तकरीबन, डंडू से, हाथों से, जितने यहाँ पे ये पुल पे लगाते थे तार, हम उस पे लगाते थे, ये चढ़ जाते थे ऐसे ही। पत्थर ही फेंकते हैं आप, उसके आगे कुछ तोड़ फोड़ भी करते हैं? तोड़ फोड़ भी करते हैं, पेट्रोल बम भी लगाते हैं बीच बीच में।
तो उसका कितना पैसा मिलता है? एक का मिलता है यही 700 बनाने का खर्चा उसमें। एक पेट्रोल पंप बनाने का 500 से 700 रुपये खर्चा आता है, तो वो भी वो देते हैं। तो अब तक आपने कितने पेट्रोल पंप बनाए हैं? मैंने पेट्रोल पंप बनाए मेरे 50-60 हज़ार कितनी। अच्छा, तो किस पर फेंकते फिर आप? गाड़ियों पर फेंकते, जो सामने आता है। जाकिर अहमद कश्मीर में पत्थरबाजी का पुराना बाजीगर है। अफजल गुरु से लेकर बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर में हिंसा भड़काने का ठेका लेने वालों में भी वो शामिल था। बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद 6-7 महीने अरेस्ट चला करीब। उसमें आपने पत्थरबाजी की? उसमें कंटिन्यू। कहाँ? उसमें ज्यादातर मैंने यहीं पे बारहमुला में की। यहाँ पे थोड़ा सा बंद हुआ, सोपोर में बंद हुआ, पलाव में करते। अब जाते डाउन टाउन फ्राइडे को वही होता था। सीमटपुर पे हमने एक पेट्रोल पंप लगाया था गाड़ी को, उसमें 2 बंदे जल रहे थे पूरे। कहाँ पर? सीमटपुर पे। कब लगाया था? ये 2014 का वाक़ा है। आपने लगाया? गुरु साहब के पास बाद। किसके? अफजल गुरु साहब के बाद, शहीद अफजल। अच्छा। आपने खुद लगाया था पेट्रोल पंप? नीचे से मैंने लगाया। आपने लगाया था? कश्मीर में भाड़े के पत्थरबाज जाकिर अहमद की जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी शिद्दत से तलाश है, लेकिन पत्थरबाज जाकिर को इससे फर्क नहीं पड़ता। पुलिस अभी ढूंढ रही है ना। 2014 में जो बुरहान का केस ढूंढ रही है। अच्छा, उसमें पकड़े नहीं गए? नहीं, अभी नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए वांटेड पत्थरबाज जाकिर अहमद आज तक के कैमरे पर कबूल कर रहा है कि उसने 3 दिन पहले ही पत्थरबाजी करके पैसे कमाए हैं। तो आखिरी बार आपने कब पत्थर फेंके? पिछली बार फ्राइडे को। इसी फ्राइडे को? 3 दिन पहले। हाँ। उसके कितने पैसे मिले? उसको देते जितना उनको मर्जी हुई, 600-700। यहाँ से खर्चा तो लगता है वहाँ जाने का, आने का। आपको कितने पैसे मिलते हैं महीने के? होंगे 8-9 हज़ार तक होंगे। खर्चा वर्चा पूरा होके 10-11 हज़ार हो जाते हैं। 10-11 हज़ार रुपये महीने का। हाँ। कश्मीर का पेशेवर पत्थरबाज जाकिर अहमद सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के मासिक वेतन का खुलासा कर रहा है, लेकिन आखिर कश्मीर में पत्थरबाजी के असली प्रायोजक हैं कौन? कश्मीर का कोई पत्थरबाज इस सवाल पर अपना मुंह नहीं खोलता। जान जाए पर नाम नहीं देंगे उनका, क्योंकि वो हमारे लिए, जब पेट में कोई जाएगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। जुलाई 2016 में बुरहान वानी की मौत के बाद से अक्टूबर 2016 तक कश्मीर में पत्थरबाजी की 2200 से ज्यादा घटनाएं हुई। 19,000 लोग जख्मी हुए, जिनमें 4,000 जवान शामिल हैं और 2 जवानों समेत 92 लोगों की मौत हो गई। लेकिन कश्मीर के पेशेवर पत्थरबाजों के लिए पत्थरबाजी महज पैसे कमाने का जरिया है। फारूक अहमद लोन भी कश्मीर में भाड़े के पत्थरबाजों की जमात का हिस्सा है। पत्थरबाजी करने में उसे 9 साल का अनुभव है। तो फारूक भाई, अभी तक कितनी आप पत्थरबाजी कर चुके हैं कश्मीर में? बहुत 2008 से कंटिन्यू। 2008 से कंटिन्यू पत्थरबाजी कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे? फारूक अहमद की गिनती कश्मीर के अनुभवी पत्थरबाजों में होती है। इसका अंदाजा उसकी बातों से होता है। किसी आदमी को जख्मी किया आपने अभी तक? किसी फौजी को? हाँ जी, बहुत। कितने फौजियों को जख्मी किया होगा? 10-15। आज तक के खुफिया कैमरे पर कश्मीर में पत्थरबाजी के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का खुलासा करने वाला फारूक अहमद पत्थरबाजी के पेशे से अब तक लाखों रुपए कमा चुका है। 1,000 रुपये, 2,000, 3,000, 5,000 इतना आता था। इतना आपको मिलता था? हाँ। तो ये एक दिन का होता था या कुछ घंटों का होता था? एक दिन का। एक दिन का। और उसमें कुछ होता था कि इतनी पत्थर फेंकनी है? ना, ये तो नहीं है। खाली स्टेशन होना चाहिए, पत्थरबाजी होनी चाहिए, दिन भर बंद रहना चाहिए, बस उसका परेशान। पत्थरबाज फारूक इस वक्त भगोड़ा है। हालांकि वो पहले गिरफ्तार भी हो चुका है, लेकिन पुलिस भी उससे नहीं उगलवा पाई कि कश्मीर में पत्थरबाजी के असली फाइनेंसर कौन है।
पकड़े जाते हैं, ये पैसा देता है, उसका नाम लेते हैं? ना उसका नाम नहीं। क्यों? हम तो उनको जानते ही नहीं, ना ही उनको बोलते कि हमें कोई पैसा देता है। भारतीय न्यूज चैनल के इतिहास में पहली बार आप कश्मीर के पेशेवर पत्थरबाजों की खुफिया इंटरव्यू सुन रहे हैं, जिसके लिए पत्थरबाजी करना शौक नहीं बल्कि पेशा है। कश्मीर के इन मोस्ट वांटेड पत्थरबाजों के इकबालिया बयान आगे भी जारी हैं। आप देखते रहिए ऑपरेशन पेशेवर पत्थरबाज। आप देख रहे हैं टीवी न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार कश्मीर के पेशेवर पत्थरबाजों के इकबालिया बयान, जो ये साबित करते हैं कि कैसे कश्मीर के दुश्मन कश्मीर के नौजवानों की अकल पर पत्थर रख रहे हैं। आज तक की अंडरकवर टीम ने कश्मीर में भगौड़े पत्थरबाजों को पकड़कर उनके मुंह से पत्थरबाजी की जो सच्चाई उगलवाई है, वो हैरान करने से ज्यादा परेशान करने वाली है। लेकिन अब हम आपको जिन पत्थरबाजों का खुफिया इंटरव्यू दिखाने वाले हैं, वो कश्मीर में भाड़े पर पत्थरबाजों को खरीदकर कश्मीर में हिंसा फैलाने वाले खुफिया मास्टर प्लान का डंका पीट देंगे। क्यों लगी थी आपने निकाले? जी बस ऐसे जी डर लगता है इसीलिए। किससे डर इसलिए लगता है, हम पथराव करते, हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं आते, इसलिए मास्क पहन के आते बाजार। कश्मीर के पेशेवर पत्थरबाजों को बेनकाब करने की अंडरकवर मुहिम में हमारी मुलाकात हुई 22 साल के मुश्ताक अहमद वीरी से, जो हमसे मिलने नकाब पहनकर आया था क्योंकि वो एक भगोड़ा पत्थरबाज है। कब से आप पत्थर फेंक रहे हैं? 2008-9 से। 2008-9 से पत्थर? 8-9 से। कहाँ फेंके पत्थर आपने? बहुत जगहों पर आज़ाद हिंद में हमने फेंके, ज़्यादातर वहाँ पे वो गाड़ियाँ आती थी, जैसे वो बड़े बड़े अफसर होते हैं, निजी गाड़ियाँ आती थी, वहाँ पे हम पथराव करते थे। और हम सोपर में भी किया बहुत बार। किन लोगों पे पत्थर मारे आपने? बहुत सारे आर्मी पर, SHO पर, और जो ये आते वो क्या बोलते हैं इनको, मिनिस्टर लेवल के जो होते हैं, वही। आपको कौन पैसे देता है पत्थर फेंकने के? पैसे वैसे हमें वहाँ पे ये होता है, बंदा एक होता है, वही देता है खर्चे के लिए। कितने रखे? हाँ कितने? 400, 500, 600, 700 ऐसे देते हैं दिन में। एक दिन के? हाँ। और उसके पूरे दिन आपको पत्थर फेंकना होता है? तो हम फेंकते हैं। कश्मीर का वांटेड पत्थरबाज मुश्ताक वीरी पत्थरबाजी करके एक दिन में 700 रुपए तक कमा लेता है, लेकिन जुम्मे के दिन उसकी दिहाड़ी का रेट बढ़ जाता है। तो जो 3 दिन पहले आपने पत्थरबाजी की, उसके कितने पैसे मिले आपको? जुम्मा के दिन हमें ज्यादा भी देते हैं, 700-800 1000 भी देते हैं कभी कभी। जुम्मे के दिन ज्यादा देते हैं, ऐसा क्यों? वो बंदा देता है, हमें वो नहीं पता वो क्या करता है, कहाँ से वो बोलता है पत्थर फेंकना। तो आखिरी कब आपने पत्थरबाजी की है? जुम्मा के दिन हम करते हैं। और जैसे ना हफ्ते में एक बार तो कंफर्म है, जुम्मा के दिन हम जरूर करते हैं। कश्मीर के पेशेवर पत्थरबाजों की खोज जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे हमारे कैमरे में पत्थरबाजी के बिजनेस की बारीकियां बताने वाले पेशेवर पत्थरबाज रिकॉर्ड होते गए। इब्राहिम खान भी पेशेवर पत्थरबाज है, जिसने खुलासा किया कि अब कश्मीर में पत्थरबाजी के बेनाम फाइनेंसरों ने कैसे सोशल मीडिया को पत्थरबाज अरेंज करने का जरिया बना लिया है। ये कौन कहता है आपको कि भैया आज पत्थर फेंकना है, कल पत्थर फेंकना है या परसों फेंकना है? ये दोस्त लोग सर मैसेज कर देते हैं व्हाट्सएप पे। अच्छा, व्हाट्सएप पे? जी सर। तो आपका अलग व्हाट्सएप करते हैं या कोई ग्रुप बनाया हुआ है? ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप। इब्राहिम खान का इकलौता पेशा पत्थरबाजी करना है, इसीलिए कश्मीर में पत्थरबाजी के बेनामी प्रायोजकों ने उसे सैलरी पर जॉब दे दी है। तो उसके लिए क्या मिलता है आपको? अब जब पत्थर सर 10-12 हज़ार मिलते महीने की। 10-12 हज़ार रुपये महीना। तो सबका एक ही रेट है या सबको अलग अलग? अलग अलग से होता है, जिसको जितना टाइम हो। अच्छा, इसमें किस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है?
इसमें पथराव का एक्सपीरियंस, भागने का एक्सपीरियंस होता है सर। इब्राहिम खान ने बताया कि कश्मीर में पत्थरबाज बनने के लिए न्यूनतम उम्र की भी कोई सीमा नहीं है, यानी युवा ही नहीं बल्कि बच्चों को भी पेशेवर पत्थरबाज बनाने की साजिश रची जा रही है। अच्छा, जो नए लड़के होते हैं जी, उनको कितना मिलता है? उनको ही मिलता है सर, जिस तरह का लड़का होगा सर, बॉडी शॉडी अच्छी होगी तो अच्छा ही मिलता है, 7,000-7,500। और जिसकी बॉडी कमजोर है, लड़का छोटा है, उसको सर 5,500-6,000 मिल जाते। 5.5? जी सर। जो और छोटे बच्चे हैं जैसे 7 साल, 8 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, उनको कितना पैसा मिलता है? सर उनको 4,000 से शुरू होता है सर। कश्मीर के पत्थरबाजों के पेशे की एक शर्त है जो तोड़ी नहीं जा सकती, जिसका खुलासा इब्राहिम खान ने भी किया। तो किसी दिन आपको आर्मी वाले ले जाएं पकड़ के या पुलिस पकड़ ले, तो आपसे पूछेगी ना कि आपको कौन पैसा देता है? जी सर, हम थोड़े ही बताएंगे, अगर गोली भी मारेंगे फिर भी नहीं बताएंगे सर। कश्मीर के पेशेवर पत्थरबाजों की जमात में वसीम अहमद खान का नाम भी बड़े सम्मान से लिया जाता है। भगोड़े पत्थरबाज वसीम अहमद ने आतंकी बुरहान की मौत के बाद पत्थरबाजी से खूब कमाई की थी। बुरहान वानी के बाद जो 6 महीने स्ट्राइक हुई, अनरेस्ट हुआ कश्मीर में, उसमें पत्थर मारे आपने? बहुत ज्यादा। हम यही करते थे, स्टोन बेल्टिंग रोज, स्टोन बेल्टिंग रोज करते थे। कितने आर्मी वालों को घायल किया हुआ आपने? आर्मी वाले या पुलिस वाले? आर्मी या पुलिस वाले, हम तो एक साथ में हो गए होंगे बहुत ज्यादा। हम आते थे, मतलब हम होते थे एक झुंड में होते थे, हम तो 10 लड़के, 15 लड़के, 20 लड़के होते थे। हम पत्थर मारते, पता नहीं किसका लग जाता था उधर, तो बहुत पत्थर मारते थे। पेशेवर पत्थरबाज वसीम खान ने बताया कि वो मौका और पैसा मिलने पर पुलिस और आर्मी के साथ साथ सरकारी गाड़ियों को आग के हवाले करने के भी ठेके लेता है। आपका काम जो है वो सिर्फ पत्थर मारने तक ही होता है या आप आगजनी भी करते हैं, कुछ जलाते भी हैं या तोड़फोड़? गाड़ियाँ भी जलाते हैं, गाड़ी जला चुके हैं। हाँ, गाड़ियाँ भी तोड़ फोड़ की है, उलट रही है गाड़ियाँ, सरकारी आर्मी की दोनों, आर्मी पुलिस की, आर्मी की और मिनिस्टर्स की। कैसे उल्टाए हम? कश्मीर में मोस्ट वांटेड पत्थरबाजों के इकबालिया बयान साबित करते हैं कि कश्मीर में पत्थरबाजी कैसे एक पेशे का रूप ले चुकी है। लेकिन पत्थरबाज तो कश्मीर के वर्तमान और भविष्य को आग के हवाले करने वाले खेल के मोहरे भर हैं। इसके असली मास्टरमाइंड तो पर्दे के पीछे छिपे हैं, जो सिस्टम और सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं। जमशेद खान और सुशांत पाठक, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक। ऑपरेशन पेशेवर पत्थरबाज के जरिए हमने कश्मीर में पेशा बन चुकी पत्थरबाजी की घटनाओं के उस छिपे हुए सच को उजागर किया है जो कश्मीर के नौजवानों को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच रहा है। आज तक के इस खुलासे से जो सबसे बड़ी बात साबित होती है वो ये है कि कश्मीर में पुलिस और सेना के सामने आतंकवादियों की ढाल बनकर पत्थरबाजी करना कश्मीर के नौजवानों का शौक नहीं है बल्कि पेशा है, जो उनकी कमाई का जरिया भी है। इसीलिए कश्मीर से पत्थरबाजी का अगर अंत करना है तो कश्मीर के बेरोजगार युवाओं को काम भी देना होगा ताकि वो मजबूरी की वजह से पत्थरबाज न बने। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक देश के दुश्मनों को कश्मीर के खाली दिमाग से खेलने का मौका मिलता रहेगा। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।